एक राष्ट्र एक चुनाव यानी कि लोकसभा चुनाव के साथ साथ विधानसभा का चुनाव और राज्य के अन्य चुनाव भी एक साथ कराने की मांग को लेकर एक बिल लाया गया। बिल को लेकर लोकसभा में 17 दिसंबर को बहसबाजी होती हुई नजर आई। सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में तीखी नोकझोंक देखने को मिली और सहमति और असहमति को लेकर एक वोट डाले गए। अब ऐसे में एक राष्ट्र एक चुनाव को लेकर लोकसभा के अंदर बिल पास तो हो जाता है, लेकिन संयुक्त संसदीय समिति यानी कि जेपीसी के पास भी पहुंचा दिया जाता है। लोकसभा में सहमति के तहत देखा जाए तो 269 वोट पड़ते हुए नजर आए। असहमति के आधार पर देखा जाए तो जो सांसद सहमत नहीं थे इस बिल को लेकर वो 196 थे। ऐसा देखा जाए तो एक राष्ट्र एक चुनाव को लेकर लोकसभा में तमाम बवाल के बावजूद भी ये पास हो जाता है, जेपीसी के पास पहुंच जाता है। लेकिन देखा जाए तो एक राष्ट्र एक चुनाव के बिल को पेश होने के दौरान भारतीय जनता पार्टी द्वारा एक व्हिप जारी किया गया था। कहा गया था कि सभी सांसदों को अपने सारे काम छोड़कर लोकसभा में हाजिर होना है, लेकिन देखा जाता है कि लोकसभा में कई सांसद गैर हाजिर होते हुए भी दिखाई दिए, जिसमें से देखा जाए तो कुल मिलाकर 20 सांसदों का जिक्र किया जा रहा है। मुख्य रूप से देखा जाए तो इसमें नितिन गडकरी, गिरिराज सिंह और ज्योतिरादित्य सिंधिया का नाम भी देखा गया है। अब इनके खिलाफ नोटिस जारी करने की चर्चाएं तेज हो गई हैं। क्या इन सांसदों पर बड़ी गाज गिरती हुई नजर आई? इन सांसदों को जब लोकसभा में मौजूद होना था, आखिरकार लोकसभा की कार्यवाही को छोड़कर ये सांसद कहां मौजूद थे? क्या बीजेपी के इस बिल से खुश नहीं थे? क्या इस बिल के खिलाफ थे? क्या बीजेपी के फैसले के खिलाफ थे? कई सवाल यहाँ पर बन जाते हैं और कई सवाल एक राष्ट्र और एक चुनाव से भी जुड़ जाते हैं। कई सवालों के जवाब लेंगे। मेरे साथ मेरे वरिष्ठ सहयोगी अमन सर जुड़ चुके हैं। सर, आपका पहले तो बहुत बहुत स्वागत है। सर, बिल पर चर्चा करने से पहले इन सांसदों की चर्चा कर लेते हैं। बिल को लेकर तो बहसबाजी हमने लोकसभा और तमाम बयानों के जरिए हमने देखी, लेकिन सांसदों का गैर हाजिर होना किस तरीके से दर्शाता है? देखिए, पहली बात नाज़रीन, किसी भी सरकार के लिए जरूरी हो जाता है उसके तमाम सांसद जो है वो उस दिन उपस्थित हो जिस दिन कोई महत्वपूर्ण बिल पेश किया जाए। इसी आधार पर पार्टियां जो है वो व्हिप जारी करती हुई नजर आती है, यानी कि अपने जितने भी सांसद हैं उनको संसद के अंदर, सदन के अंदर मौजूद होना अनिवार्य हो जाता है। लेकिन यहाँ पर अगर बीजेपी को देखा जाए तो बीजेपी की जो सांसदों की संख्या देखें तो 240 के आसपास नजर आती है। उसमें से भी तकरीबन 20 सांसद ऐसे रहे जो इस बिल को पेश किए जाने के दौरान गैर हाजिर रहे। अब यहाँ से बीजेपी के लिए मुश्किलों का सबब ये बन रहा है कि इस लिस्ट में जो नाम है वो गडकरी जैसे नाम है, एक बड़ा नाम, चर्चित नाम, हमेशा कह सकते हैं बीजेपी की पॉलिसी के ऊपर भी कई बार सवाल उठा देते हैं और यहाँ तक कि अपनी बेबाक कह सकते हैं अंदाज के लिए जाने जाते हैं, बेबाक बयानों के लिए जाने जाते हैं, वो भी इस लिस्ट में कहीं ना कहीं नजर आते हैं। इसके अलावा दूसरा बड़ा नाम जो नाज़रीन निकल के सामने आता है वो ज्योतिरादित्य सिंधिया का है और सिंधिया को लेकर जैसा कि हम देख रहे हैं माहौल बन रहा है कि क्या बीजेपी के अब तमाम फैसलों से वो इत्तेफाक नहीं रखते, क्योंकि एक देश एक कह सकते हैं वन नेशन वन इलेक्शन की जो बात लगातार हो रही है कि एक देश एक चुनाव होना चाहिए, एक बार में तमाम जो चुनाव हर साल में होते हैं वो एक बार में निपटाए जाए, इसको लेकर लगातार मंथन का दौर चल रहा था। पूर्व राष्ट्रपति कोविंद जी की अगुवाई में ये कमेटी बनाई गई थी, उसने अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपी, सरकार ने उस पर मंथन किया और आखिर कैबिनेट की मंजूरी मिलती है, फिर ये सदन की पटल पे आता है। उस दिन सभी सांसदों का वहां पर मौजूद होना ये अनिवार्य और जरूरी हो जाता है, क्योंकि बीजेपी ने या कहा जाए कि जी पार्टी ने अपने तमाम सांसदों के लिए व्हिप जारी किया हुआ था, लेकिन बीजेपी के तकरीबन 20 जो सांसद थे उनका नहीं आना, नहीं पहुंचना, ये बताता है कि क्या वो इस बिल से नाखुश हैं और क्या वन नेशन वन इलेक्शन की जो अवधारणा लेकर चली जा रही है उससे जरा भी इत्तेफाक नहीं रखते ये लोग, क्योंकि विपक्षी लोग ये लगातार कह रहे हैं कि भाई अगर वन नेशन वन इलेक्शन होगा तो एक तरीके से बीजेपी अपना प्रभाव चाहती है, अपना कहीं ना कहीं वर्चस्व चाहती है, इसीलिए वो इस बिल को लाने की जल्दबाजी में है, क्योंकि इसको लेकर अभी बहुत सारा मंथन होना बाकी है। कि अभी ये जेपीसी के पास भेजा जा रहा है, कमेटी बनेगी, इसमें तकरीबन 31 सांसद शामिल होने वाले हैं, जिसमें लगभग 20-21 जो है लोकसभा से होंगे और 10-11 मेरे से राज्यसभा से होंगे। तो उस कमेटी के आधार पर 25-26 में ये बिल पेश हो सकता है और इसको लागू करते
करते करते कहा जा रहा है कि ये जो है 2034 तक के आसपास पहुंच सकता है। सर देखिए, अगर हम बात करें कि लोकसभा में पास भी हो जाता है, जेपीसी के पास भी पहुंच जाता है, चर्चाएं ये हैं कि आसानी से केंद्र सरकार इसे लागू करवा सकती है, लेकिन लंबा समय इसमें लगेगा। लेकिन देखा जाए तो इसके फायदे और नुकसान किस तरीके से आप देखते हैं? कुछ लोगों का कहना है कि एक साथ चुनाव हो जाएंगे तो काफी ऐसी समस्याएं हैं, उनसे निपटारा हो जाएगा। महंगाई की बात करें तो उसमें भी गिरावट आएगी, यहाँ पर लोगों के लिए रोजगार के अवसर भी निकल कर सामने आएंगे। लेकिन देखा जाए तो इसके नुकसान भी कई विपक्ष के लोग बताते हुए नजर आते हैं। आप किस तरीके से देखते हैं? पहली बात तो ये है कि वन नेशन वन इलेक्शन की जो अवधारणा है वो कोई खराब अवधारणा नहीं है, ये बेहतर अवधारणा हो सकती है। लेकिन क्या हमारा जो देश में लगभग 96 या 95 करोड़ के आसपास मतदाता है, क्या इतने बड़े लोकतंत्र में ये प्रक्रिया आसानी से कराई जा सकती है? पहला सवाल ये बनता है, क्योंकि आप देखिए कि जब भी राज्य स्तर की अगर बात करें, चाहे हम कुछ दिनों पहले जब झारखंड में चुनाव होते हैं उसकी बात करें, तो वहां पर 81 सीटें आती हैं नाज़मीन, और 81 सीटों के लिए भी आपको 2 चरणों में चुनाव कराने पड़ते हैं, क्योंकि इसके बहुत सारे रीजन हैं कि कहीं नक्सल प्रभावित एरिया है, कहीं कुछ और सिक्योरिटी को लेकर दिक्कत है। तो तमाम चीजों को देखते हुए आपको 2 कह सकते हैं राउंड में चुनाव कराने पड़ते हैं। लेकिन अब जरा पूरे देश को आप इस निगाह से देखिए, जहाँ पर लगभग कह सकते हैं कि एक बड़े लेवल पे लोकसभा की बात करें तो 542 से यहाँ पे लोकसभा के कह सकते हैं कि सांसद हैं। इसके अलावा विधानसभा में चले जाएं तो एक बड़ा नंबर यहाँ पर निकल कर सामने आता है। तो क्या ये संभव है कि एक बार में या एक समय पे ना होकर, यानी कि अलग अलग चरणों में भी अगर 1 महीने 2 महीने के अंदर चुनाव कराए जाए तो क्या संभव है? और अगर संभव है तो क्या इसके लिए सरकार तैयार है? क्योंकि ईवीएम की ही अगर बात करें तो तकरीबन 50 लाख के आसपास ईवीएम चाहिए, और ईवीएम भी हर 10 साल के अंदर या 15 साल के अंदर कहीं ना कहीं रिप्लेस हो जाती है, कोई खराब हो जाती है, तमाम टेक्निकल प्रॉब्लम आ जाती है। तो खर्च कम होने के बजाय कहीं खर्च बढ़ ना जाए, इसको लेकर समझना चाहिए। दूसरा जो इसका सबसे जरूरी पहलू है नाज़मीन, वो ये निकल कर सामने आता है कि चलिए हमने वन नेशन वन इलेक्शन को पास भी कर दिया, अप्लाई भी करवा दिया, लेकिन क्या ये व्यवहारिकता में आ सकता? आप जरा देखिए, महाराष्ट्र में सरकार बनी है अभी कुछ दिनों पहले, और यहाँ पर महाराष्ट्र की बात नहीं होती, झारखंड में भी सरकार बनी है, और दोनों जगह पर किसी भी पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं मिला है। अब जरा सोचिए कि अभी तो चलिए सरकार बन गई, अभी तो सब एक दूसरे गले मिल रहे हैं, बधाइयां दे रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे समय निकलेगा, यानी कि 4-5 महीने, 6 महीने, साल भर, और आपस में अगर कोई विषय को लेकर तनातनी हुई, जैसे कि हमने बिहार में देखा, जो जेडीयू और आरजेडी की सरकार चल रही थी, अचानक आपस में मतभेद हो जाते हैं और यहाँ पर बीजेपी की एंट्री हो जाती है। लेकिन अगर बीजेपी के साथ जो है जेडीयू नहीं जाती, फिर क्या होता? तो ये कुल मिलाकर स्थिति ये है कि मान लीजिए अगर साल भर के अंदर सरकार का बहुमत जो है वो गिर जाता है, या बहुमत की जो सरकार एक दूसरे के जरिए जो बहुमत लाई हुई सरकारें हैं, अगर वो एक दूसरे से अलग हो जाती नाज़मीन, फिर इसको लेकर क्या होगा? क्या 4 साल तक यहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगाया जाएगा, या चुनाव कराए जाएंगे? चुनाव कराए जाएंगे तो फिर वही स्थिति बनेगी। तो ये तमाम ऐसे पहलू हैं जो अभी भी कहीं ना कहीं चर्चाओं का केंद्र बने हैं। किस तरह से इसको संभाला जाएगा, किस तरह से इसको एक तरीके से कह सकते हैं कि देश में, राज्यों में लागू करवाया जाएगा, इसका कोई कह सकते हैं बहुत मजबूत आधार दिखाई नहीं पड़ता है। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान का जिक्र कर रहे हैं सर, वो तो ये तो कहते हुए नजर आते हैं कि हमें कहीं ऑब्जर्वर बनाकर भेज दिया जाता है, कहीं प्रचार करने के लिए भेज दिया जाता है। कितनी ऐसी योजनाएं हैं जिनको लेकर हम सुचारू रूप से काम नहीं कर पाते हैं, समस्याएं लोगों की बढ़े सुलझा नहीं पाते, तो ऐसे फायदे गिनवाते हुए नजर आ रहे थे। देखिए नाज़मीन, अगर आप इसको वैसे भी देखें तो आपको ये नजर आता है कि 5 साल में जब चुनाव होता है देश का, तब तमाम सारे नेता घूमते हुए नजर आते हैं। इसके बाद विधानसभा चुनाव होते हैं, तमाम सारे नेता घूमते हुए नजर आते हैं। इसके अलावा आप देखिए उपचुनाव होते हैं, उसमें तमाम सारे नेता घेरते हुए घूमते हुए नजर आते हैं, यानी कि कहीं ना कहीं उनको आपके पास आना पड़ता है। लेकिन आप जरा सोचिए, 5 साल में अगर आप चुनाव कराएंगे तो सिर्फ आपको 3-4 महीने नेता दिखाई देंगे, उसके बाद नेता गायब हो जाएंगे। तो इसका एक खराब पहलू ये भी निकल के सामने आता है। ये मोटा मोटे तौर पर देखा जाए तो अभी व्यवहारिकता में लाने में बहुत समय लग सकता है, बहुत ज्यादा चीजों की जरूरत पड़ सकती है। किस तरह से मैनेज किया जाएगा, जैसे हम सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं, ईवीएम मशीनों की बात कर रहे हैं, जो इसमें अधिकारी लगते हैं उनकी बात कर सकते हैं, कि बड़े लेवल पे हमको इसको देखना पड़ेगा, क्योंकि भारत जो है दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, और यहाँ पर क्या एक बार में एक कह सकते हैं कि जो चुनाव है क्या कराया जाना संभव है? वन नेशन वन इलेक्शन थ्योरी अपने आप में
बेहतर दिखाई पड़ती है। और देखिए, ऐसा नहीं कि पहली बार ऐसा हो रहा है। अगर हम शुरुआत से देखें 3-4 चुनाव ऐसे रहे हैं जो एक साथ में होते हुए दिखाई पड़े। लेकिन जैसा मैंने कहा कि फिर आपस में बहुमत एक-दूसरे को कह सकते हैं समर्थन देकर बहुमत में आया जाने लगा और वहाँ पर आपस में असहमति हुई तो वो सरकार टूटने भी लगी। इसी आधार पर धीरे-धीरे जो कह सकते हैं कि जो पूरी की पूरी जो एक थ्योरी बनी थी कि भई एक बार में सब इलेक्शन वो खत्म होती चली गई। अब यहाँ पर वो थ्योरी किस तरह से काम करेगी, ये अपने आप में बहुत बड़ा कह सकते हैं कि पहलू है इस चीज़ का। इसको कैसे सुलझाया जाएगा, ये देखना होगा। और साथ में ये भी देखना होगा, जैसे शुरुआत में आपने कहा कि अगर 20 के आसपास बीजेपी के सांसद ही अगर बीजेपी के साथ नहीं खड़े हैं तो वास्तव में एक बड़ा और गंभीर विषय। नितिन गडकरी जैसे बड़े नाम, ज्योतिरादित्य सिंधिया जैसे बड़े नाम अगर बीजेपी के साथ नहीं खड़े तो इसका मतलब बीजेपी के अंदर भी कहीं न कहीं असहमति है। एक आखिरी सवाल लेना चाहूंगी सर, जैसे कि नितिन गडकरी का जिक्र किया गया है, जब महाराष्ट्र में चुनाव नतीजे सामने आए तो नितिन गडकरी ने मुख्यमंत्री चेहरे को लेकर भी कहीं न कहीं कटाक्ष किया था। ज्योतिरादित्य सिंधिया का जिक्र कर ले तो बीजेपी उन पर कई गंभीर आरोप लगाती हुई नजर आई थी। तो आरोपों के बीच में क्या नाराजगी तो जाहिर नहीं कर रही थी सांसद? बिल्कुल जाहिर बात है कि नितिन गडकरी शुरू में आपने कहा कि अपने बेबाक अंदाज और बेबाक बयानों के लिए जाने जाते हैं। कभी भी वो डर कर बात नहीं करते। जात धर्म को लेकर भी वो बात कहते हैं, कोई भी आपके पास धर्म और जात की बात करे तो उसको लात मार दो, यहाँ तक वो कहते हुए नजर आते हैं। सिंधिया की बात करें तो बाकी एक के बाद एक जिस तरह से उनका रुख दिखाई पड़ता है कि बीजेपी नहीं जाते हैं, मध्य प्रदेश में बुधनी नहीं जाते हैं और एक तरीके से जब उनसे पूछा जाता है तो कहते हैं कि मैं बयान पे बयान नहीं देता। तो इस तरह की तमाम जो असहमति है उनकी तरफ से निकल कर सामने आ रहा है। जो बात आपने कही, जाहिर बात है कि यहाँ पर वाकई में क्या नाराजगी तो नहीं है, क्या वाकई में बीजेपी से कोई ऐसी बात तो नहीं जिसको लेकर अब बीजेपी की पड़ोसी के साथ में लोग नहीं खड़े हुए। अगर ऐसा है तो बीजेपी के लिए मुश्किल होने वाली, क्योंकि बीजेपी 240 सांसदों वाली पार्टी है, पूर्ण बहुमत नहीं है। और बाकी जो अभी तो हम चले बीजेपी सांसदों की बात कर रहे थे, बाकी चाहे जेडीयू हो, चाहे टीडीपी हो या शिंदे गुट हो या चिराग पासवान गुट हो, ऐसे तमाम जो पार्टियां जो बीजेपी के साथ मिली हुई, अगर वो भी इसको लेकर असहमत हुई तो यहाँ बीजेपी का वन नेशन वन इलेक्शन जो थ्योरी का सपना है वो सपना ही बना हुआ रह जाएगा। बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी राज्य सरकार के तहत अगर हम देखें तो बहुमत में तब भी नजर नहीं आती, महाराष्ट्र में देखें तब भी जरूरत पड़ती है, अन्य राज्यों में देखें बीजेपी को सहारे की जरूरत पड़ती है और केंद्र में सत्ता में रहने के लिए भी बीजेपी को सहारे की जरूरत पड़ी। तभी तो बार बार कहा जाता रहा कि अगर टीडीपी अगर जेडीयू साथ छोड़ देती है बीजेपी का तो केंद्र में बीजेपी की सरकार का टिकना मुश्किल हो जाएगा। अब ऐसे में एक राष्ट्र एक चुनाव का जिक्र किया जाता है, लोकसभा में पास करवाया जाता है, एक लंबी प्रक्रिया है इसे लागू होने के लिए, लेकिन उससे पहले जो सांसदों को लेकर नोटिस जारी किया जाता है, सांसदों की गैर हाजिरी देखने को मिलती है। इस आधार पर भी देखा जा सकता है कि न सिर्फ राज्य में बल्कि केंद्र सरकार पर भी इसका बड़ा असर पड़ता हुआ नजर आ सकता है। अब देखना होगा कि बीजेपी द्वारा अब क्या फैसला लिया जाएगा, क्योंकि नोटिस जारी किया गया है। अब जवाब तलब भी होगा, सांसद क्या जवाब देते हुए नजर आएंगे और सरकार क्या एक्शन लेती हुई नजर आएगी। इस पूरे मुद्दे को लेकर अब आपकी राय क्या है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। देखते हैं।